आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने ये जन्म क्यों लिया। आपने जिस प्लैनेट से रिलेटेड राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य, बुध, ये सारे 9 के 9 प्लैनेट इस जन्म में अच्छा रिजल्ट देंगे। और कई बार एक डर भी होता है, किसी को पानी का डर, किसी को अंधेरे का डर, इनका भी कनेक्शन कुछ ना कुछ हम कैरी कर रहे हैं पास्ट लाइफ से। तो ये हो सकता है कि पिछले जन्मों में से किसी जन्म में आपकी मौत पानी से डूब के हुई हो। वो तो हाईएस्ट पीक ऑफ नेगेटिविटी थी ना, तो वो इस जन्म में उसका फियर बन के जन्म लेगी। तो जहां आपकी कुंडली में जिस राशि में राहु बैठा है, अगर ये रिलेशनशिप हुआ तो कोई कलेश होना निश्चित है। एरीज राशि का पहला नक्षत्र केतु है। क्या कहता है? पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा के हिसाब से। क्या आप लोगों ने महसूस किया है कि आपके जीवन में बिना वजह बार बार सेम चीज़ें रिपीट होती हैं, चाहे वो ऑब्स्टिकल हो, चाहे वो कोई किसी प्रकार का स्ट्रगल हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, अलग अलग एरियाज ऑफ लाइफ में, करियर में, हेल्थ में, रिलेशनशिप में। क्या ये सब एक कोई इत्तेफाक है या पिछले जन्म का कोई अधूरा हिसाब? आज हम सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे इस पॉडकास्ट में। इसके लिए हम वेलकम करते हैं अपने एस्टीम्ड एस्ट्रोलॉजर को, हनीश बग्गा सर को। सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। नमस्कार सर, हम बहुत बार ये शब्द सुनते हैं पास्ट लाइफ, ठीक है? तो पास्ट लाइफ पेंडिंग जो कर्मा होता है किसी भी इंसान का, वो एग्जैक्टली होता क्या है पहले तो, और दूसरा कि जैसे इसमें जो वर्ड है पेंडिंग कर्मा, तो इससे तो ये इन्फर होता है कि हम पिछले जन्म से कुछ ना कुछ कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो क्या ये एक तरीके की पनिशमेंट है, कर्स है, ब्लेसिंग है, या एक लेसन है? ये है क्या? मतलब इस पे थोड़ी सी लाइट थ्रो करिए। वैदिक ज्योतिष में और यह हमारे सनातन धर्म के हिसाब से जो रूल है वो ये कहता है कि हमारी जो आत्मा है वो अलग अलग जन्मों में अलग अलग तरह के शरीर लेके आती है। यानी हमारा पिछला जन्म हो सकता है किसी का गाय हो, किसी का शेर हो, किसी का मगरमच्छ हो, किसी का कोई बर्ड हो, कोई इंसान योनि में भी हो सकता है, कोई स्नेक भी हो सकता है। ऐसे अलग अलग योनियां मिलती हैं, इसको योनि बोलते हैं। तो हर योनि के अपने कर्म होते हैं। हाँ जी। आपके जो कर्म है, मतलब आपको जो मिला योनि, जैसे हमें अभी इंसान मिला हुआ, तो इंसान के कर्म है। ये कर्मों का हिसाब किताब रखा जाता है और इन कर्मों के हिसाब किताब से आपको नेक्स्ट लाइफ मिलती है। ये जो नेक्स्ट लाइफ मिलती है वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का, उसका बैकग्राउंड वहां से शुरू होता है, वहां से स्टार्ट पॉइंट शुरू होता है। एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए पिछले जन्म में किसी ने कुछ कुछ गलत काम किया, यानी कोई किसी के पैसे मार लिए, या किसी के करियर को परेशान कर दिया, या किसी के परिवार के साथ कोई ऐसी स्थिति लाया कि वो उनके लिए काफी डिफिकल्ट समय फेस करना पड़ा। तो इस जन्म में वो वाले कर्म राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य, बुध, ये सारे 9 के 9 प्लैनेट कैरी कर रहे हैं। ओके। और जैसे ही आपका जन्म होता है वो प्लैनेट उन्हीं राशियों में उन्हीं हाउसेस के हिसाब से बैठ जाते हैं। फिर उनके हिसाब से वो रिजल्ट देना शुरू करते हैं अपनी दशाओं में, अंतरदशाओं में, ट्रांजिट में, एक्टिवेशन ईयर्स के एजेस में, वर्षफल के हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट कब अच्छा कब खराब, क्या अच्छा क्या खराब, कितना अच्छा कितना खराब रिजल्ट देगा। तो पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा की पहली थ्योरी है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने ये जन्म क्यों लिया और मेरा ये प्लैनेट इस राशि में, पर्टिकुलर प्लैनेट किसी पर्टिकुलर राशि में क्यों है। क्योंकि जब भी जन्म होता है तो एक आत्मा बॉडी में प्रवेश करती है। बॉडी में जब प्रवेश करती है और जब जन्म होता है तो उसके हिसाब से उस वक्त आकाश में प्लैनेट की जो स्थिति है वही आपकी कुंडली है। हाँ जी। अब सूर्य एरीज राशि में उच्च का है और लियो में नीच का, चंद्रमा टॉरस में उच्च का है और स्कॉर्पियो में नीच का, है ना। आपका जन्म मान लीजिए ऐसे वक्त हुआ जब सूर्य एरीज में था, तो आपको सूर्य उच्च का मिला। आपका जन्म ऐसे समय हुआ जो दिवाली के आसपास का समय था, नॉर्मली जब सूर्य 7 नंबर राशि में होता है, तो सूर्य आपको नीच का क्यों मिला? तो ये क्यों मिला, तो इसके पीछे की जो पूरी स्टोरी है वो आता है आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन। आपने जिस प्लैनेट से रिलेटेड अच्छे कर्म करे वो इस जन्म में अच्छा रिजल्ट देंगे। जैसे एग्जांपल, पिछले जन्मों में आपने गाय की बहुत सेवा करी थी। आप गौ रक्षक थे, गाय की सेवा करी थी, गाय को खाना दिया था, है ना। इस जन्म में आपको काऊ किसको रिप्रेजेंट करती है? वीनस को, तो आपको शुक्र अच्छा मिलेगा। मान लीजिए आपने फादर की बहुत सेवा करी थी, आपने उस वक्त तो राजा महाराजा होते थे, अब तो खैर वो ट्रेंड ही चला गया है,
लेकिन आप सरकार का काम करते थे, राजा के प्रिय थे, फादर की सेवा करते थे तो सूर्य अच्छा मिलेगा। माँ के प्रिय थे, माँ की सेवा करी थी, माँ के साथ गलत व्यवहार नहीं किया था, उसको तंग नहीं किया था, उसको पीड़ित नहीं किया था, तो चंद्रमा अच्छा मिलेगा। बहन भाइयों के साथ हुआ तो बहनें हो गई, बुध मंगल हो गया भाई। पत्नी के साथ वो वीनस हो गया, है ना। तो ऐसे हर प्लैनेट का रोल है। और अपने जूनियर्स, जैसे ऑफिस में जूनियर होते हैं, आपके नीचे जो लोग काम करते हैं, या वो लोग जो मेहनत मजदूरी करते हैं, वो सब शनि होता है। तो शनि का अगर आपने पिछले जन्मों में आपने शनि के, यानी जो लोग हाथ से मेहनत करते हैं, जो लेबर क्लास होती है, जो आपके नीचे लोग काम करते हैं, यानी आपके जो जूनियर्स होते हैं, आपने अच्छा व्यवहार किया तो शनि अच्छा मिलेगा। अब इसका उल्टा ले लीजिए, फादर के साथ खराब, सरकार के खिलाफ, सूर्य नीच का। पत्नी के साथ खिलाफ, गाय के खिलाफ, शुक्र नीच का। ऐसे ही बहन भाइयों के साथ कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हुआ, उसमें आपने उनके साथ कुछ गलत कर दिया, या उनके साथ कुछ ऐसी स्थिति तक ले आया कि जिस वजह से आपकी वजह से बहुत परेशान हुए, आपको मंगल बुध खराब मिल जाएगा। ये पूरी स्टोरी है। तो आप ये बात समझ लीजिए कि जो प्लैनेट अपनी कुंडली में अच्छा बैठा है, उस प्लैनेट से रिलेटेड पिछले जन्मों में, अब मैंने ये नहीं कहा कि इमीडिएट पिछला, मैंने कभी नहीं कहा उससे, क्योंकि लाइफ तो बार बार जन्म लेते हैं, जन्म मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं। तो एक्चुअली कहा गया है शरीर आत्मा का वस्त्र है। बिल्कुल, हाँ जी। और जैसे हम अपने वस्त्र चेंज करते हैं, जैसे आज नहाए, कपड़े चेंज कर लिए, कल सुबह फिर नहाएंगे, फिर कपड़े चेंज कर लेंगे, वैसे ही आत्मा भी ये वस्त्र चेंज करती है। ये तो विष्णु जी की माया है। हमें वो वस्त्र इतना पसंद आता है कि हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए हम अगले जन्म में जाना चाहते हैं, बोले यही लंबा चले, यही बढ़िया चले, ठीक है, तो हम ये करते हैं। तो ये माया है। तो जो इससे बाहर आया वो मोक्ष की तरफ चला गया। तो कॉन्सेप्ट ये है। तो आपका कुंडली में कौन सा प्लैनेट, और ना सिर्फ प्लैनेट की बात, एक और टेक्निक देता हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए, ना सिर्फ प्लैनेट, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो कौन से नक्षत्र में बैठा है, कौन से हाउस का लॉर्ड है, और वो कौन से हाउस का लॉर्ड होकर कौन से हाउस में बैठा है ना, उसका आपस में कनेक्शन, किसके साथ बैठा है, किसके नक्षत्र में बैठा है, ये सारी चीज़ें भी शामिल है। दूसरा, आपका जन्म किस महादशा में हुआ, जिस दिन आपका जन्म हुआ, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, 3 दशाएं दे लीजिए उस दिन की। जैसे मेरा जन्म हुआ, मान लो किसी का जन्म हुआ, मान लो 1 जनवरी से 2026, तो 1 जनवरी 2026 को उसकी कौन कौन सी दशाएं चल रही थी, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये 3 प्लैनेट उठा लीजिए और ये तीनों प्लैनेट कुंडली में देख लीजिए कौन से हाउस, कौन सी राशि में बैठे हैं, इन तीनों का आपस में संबंध क्या है। पूरी जिंदगी की पटकथा सामने निकल के आ जाएगी, सब समझ में आ जाएगा कि जन्म क्यों लिया है और कितना पेंडिंग कर्मा है। पेंडिंग कर्मा भी 2 तरह का होता है, एक तो होता है कि आप चुकाने आए हैं, दूसरा होता है आप वसूलने आए हैं, तो दोनों ही हैं। तो पेंडिंग इज नॉट ऑलवेज बैड, पेंडिंग इज नॉट ऑलवेज गुड, इट इज मिक्स ऑफ बोथ। अच्छे कर्म भी किए होंगे, खराब भी किए होंगे, कुछ जगह अच्छा किया होगा, कुछ जगह खराब किया होगा, वहां से लिया जाता है। तो ये है एक्चुअली पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा का एक्चुअल पर्पस और उसका इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ इन दिस लाइफ। सर, ऐसा भी होता है जैसे कोई लोग महसूस करते हैं कि सिमिलर पैटर्न फेस हो रहे हैं उनको, जैसे चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो उनके स्ट्रगल्स हो, चाहे वो दुख हो, सुख हो, मतलब उनको ऐसा लगता है कि यही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। तो या इसका भी कनेक्शन पास्ट लाइफ से है? देखिए, कोई भी पैटर्न आप देख लीजिए, मान लीजिए कोई आपका कोई एक प्लैनेट ले लीजिए, जैसे मान लीजिए सूर्य ले लीजिए, सूर्य कुंडली में किसी पर्टिकुलर घर में बैठा है ना। जब जब उसका साइकिल ऑन होगा, ये नहीं कह रहा हूं मैं कि सूर्य की दशा तो अपना काम करेगी, हर प्लैनेट का एक एक्टिवेशन एज होता है, बिल्कुल, हाँ। उसके एक्टिवेशन एज के हिसाब से वो ऑन होता है। वो जब ऑन होता है तो वो अच्छा है तो अच्छा रिजल्ट देगा, खराब है तो खराब रिजल्ट देगा, है ना। तो आपको उसका प्लैनेट का एक्टिवेशन एज पकड़ना है। जैसे मान लीजिए शनि का एक्टिवेशन एज है 36, तो आपका 36वां साल अगर अच्छा गया तो मान लीजिए शनि अच्छा है, क्योंकि 36 रनिंग ईयर का ओनर शनि है। ऐसे ही राहु का 42 है और केतु का 48 है। तो अगर आपका वो रनिंग ईयर है और वो साल अच्छा जा रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि ये प्लैनेट अच्छा है, अगर वो साल खराब है तो प्लैनेट खराब है। और फिर उसका जब दोबारा साइकिल ऑन आएगा, मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ 36 ही होता है शनि का या राहु केतु का 42 48 ही होता है, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। इसके मल्टीपल हैं, ये सबसे आसान है। आप सीधा पकड़ लीजिए
वहाँ से तो दिख ही जाएगा, लेकिन इनके भी अलग अलग समय पे जिंदगी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग एक्टिवेशन एजेस होती है और उसके हिसाब से काम होता है। तो प्लैनेट जैसा होता है वो जब उसको ओनरशिप मिलती है आपके किसी पर्टिकुलर ईयर की, एक्टिवेशन एज क्या है, जैसे 36 बताया शनि का, तो 36वें साल का राजा शनि है। शनि तय करेगा, अगर शनि अच्छा है तो आपके लिए वो राजयोग है, खराब है तो एक्चुअली मान लीजिए वो बर्बाद कर देगा या वो बहुत नुकसान करेगा। तो वो ऐसा है, तो राजयोग है या राजदंड है, ये भी हो सकता है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो कौन सा ईयर है, कौन सा प्लैनेट है, कब अच्छा कब खराब दे रहा है। अगर और भी आपको ज्योतिष में कुछ नहीं सीखना, खाली वो ईयर्स पकड़ लीजिए, वो अच्छा है तो ये प्लैनेट अच्छा है, क्योंकि जो जिस साल का राजा है वो उसी हिसाब से काम करता है। आपने और हमने एक और ध्यान है, एक सेशन किया था जिसमें हमने कहा था कि ये साल कैसा जाएगा ना। हाँ जी, हाँ जी। क्रोध का साल है ना ये, बिल्कुल, हाँ है ना। जी। तो हमने उसमें डिस्कशन किया था। तो जैसे हमारे लिए ईयर का एक साल होता है, ईयर का एक लॉर्ड होता है, वो बताता है कि ये साल मैं आपको अच्छा रिजल्ट दूंगा या खराब रिजल्ट दूंगा। वैसे हमारी लाइफ के लिए भी साल होते हैं, वो प्लैनेट तय करता है कि ये वाला साल इस प्लैनेट का ये अच्छा रिजल्ट देगा या खराब रिजल्ट देगा, वहां से पता पड़ेगा। एक ऑब्जर्वेशन है मेरी कि जैसे कई बार आप किसी से मिलते हो तो आपको एक इंस्टेंट कनेक्शन फील होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो एक अलग बात है। दूसरा कि आप इंस्टेंटली कभी कभी किसी के लिए अट्रैक्शन या एक डिसलाइक पैदा कर लेते हो बिना किसी खास वजह के। तो क्या इसका भी पास्ट लाइफ से कनेक्शन है कुछ? बिल्कुल कनेक्शन है। आप देखिए, आपको यह प्लैनेट समझना पड़ेगा। जैसे आप बात कर रहे हैं लाइकिंग या डिसलाइकिंग की, और मैं बात कर रहा हूँ इसके अंदर मेल फीमेल रिलेशनशिप की, तो आपकी कुंडली में शुक्र जहां बैठा है, आपके पार्टनर या जिसको आप लाइक कर रहे हैं या डिसलाइक कर रहे हैं उसका शुक्र जहां बैठा है, अगर ये दोनों वीनस आपस में कंपैटिबल पोजीशन पे हैं, कंपैटिबल पोजीशन बेस्ट क्या होती है 1 5 9, है ना। यानी उसका शुक्र 1 में है, 5 में है या 9 में है, आपके शुक्र से दोनों को देख लीजिए, क्योंकि एक का 1 5 9 होगा, यानी शुक्र से शुक्र दोनों एक ही राशि में है, तो ये 1 हो गया। एक का 1 नंबर राशि में, दूसरे का 5 नंबर राशि में। अब इसका मतलब 1 5 9 राशियां ही नहीं बोल रहा हूं, अपने से 1 5, यानी किसी का शुक्र मान लीजिए 3 नंबर राशि में, तो वहां से 5वां क्या हुआ 7, और उससे 5वां क्या हुआ 9 11, तो 9th हुआ ना, तो इससे शुक्र से, तो 3 से 11 इज 9। तो अगर ऐसे ट्राइन बन रहा है 3 7 11, मैं बता देता हूं फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। ट्राइन मीन्स 1 नंबर राशि, 5 नंबर राशि, 9 नंबर राशि, ये तीनों आपस में ट्राइन है। 2 नंबर राशि, 6 नंबर राशि, 10 नंबर, 2 6 10, यानी टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, ये आपस में ट्राइन है। तीसरा आप ले लीजिए 3 7 11, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ये आपस में ट्राइन है। और चौथा है 4 8 12, यानी कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, ये आपस में ट्राइन है। अब आप देखिए, अगर वीनस से वीनस का कनेक्शन है, इसी में फॉल कर रहा है, या तो सेम राशि में आ जाए या ट्राइन में आ जाए, तो ये नेचुरल अट्रैक्शन, नेचुरल लाइकिंग देगा। लेकिन एक का एक राशि में वीनस है, दूसरे का दूसरी राशि में मान लीजिए राहु है और उसका एनिमी है, तो ये नेचुरल अट्रैक्शन नहीं देगा, ये हो सकता है कोई डिस्प्यूट दे दे। तो जहां आपकी कुंडली में जिस राशि में या उससे ट्राइन में दूसरे का राहु बैठा है, समझ लीजिए कुछ ना कुछ दिक्कत है। अगर ये रिलेशनशिप हुआ तो कोई कलेश होना निश्चित है, क्योंकि वीनस और राहु दोनों एक दूसरे को, बहुत सारे वैदिक ज्योतिष में बोला है कि ये बहुत पसंद करते हैं। राहु इज फॉलोअर, राहु लक्ष्मी योग है, वीनस का भी उससे रिलेटेड है, तो ये बना देगा, वो दूसरे रूल हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मेल फीमेल रिलेशनशिप की, है ना, जिसको हम बात कर रहे हैं नेचुरल लाइकिंग, नेचुरल अट्रैक्शन। इन्हीं रूल्स को आप उसमें भी लगा लीजिए हाउसेज में। तो जैसे मान लीजिए किसी का वीनस फर्स्ट हाउस में है, दूसरे का भी वीनस फर्स्ट हाउस में, राशि अलग अलग है, दैट इज गुड टू गो, क्योंकि हाउस का आ गया ना, या तो हाउस कनेक्शन आ जाए या राशि कनेक्शन आ जाए। लेकिन देखिए खराब क्या है, एक के वीनस से दूसरे का वीनस 2 कंसेक्यूटिव हाउसेज में हो। जैसे मान लीजिए एक का 7th हाउस, दूसरे का 8th हाउस, एक का 6th हाउस, 7th हाउस, चौथा घर, 5वां घर, है ना, और राशि भी आपस में कंपैटिबल नहीं हो, एनिमी साइंस चल जाए, तो ये झगड़े का कारण है, नेचुरल डिसलाइकिंग का कारण है। अब ये तो बात करें हमने मेल फीमेल में। आप और भी देख लीजिए कि जैसे आपके ऑफिस में जो लोग हैं वो आपके साथ जल करेंगे या नहीं करेंगे, तो ऑफिस का करियर का मालिक कौन है, शनि, तो अपने शनि से दूसरे का शनि मिला लीजिए। अगर ये सेम फॉर्मूला लगा लीजिए, तो जिसके साथ है कनेक्शन, है ना, तो वो जैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ तो कंपैटिबल हो गए। अच्छा, एक का शनि बैठा है, एक का सूर्य बैठा है, आपस में कंपैटिबल नहीं है, तो झगड़ा है, तो नेट झगड़ा ही होगा। शुरू में चाहे कंपैटिबिलिटी दिखे किसी पर्टिकुलर टाइम की वजह से,
लेकिन आगे निश्चित है कि कि कोई ना कोई डिस्प्यूट dispute की होगा। स्थिति या अलगाव की स्थिति या साथ में काम नहीं करने की स्थिति आती ही है। तो वैसे अपन इसको पकड़ते हैं। कोई और प्लैनेट ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मंगल का मान लिया, आपका मंगल, पार्टनर का मंगल, या आप जिससे बात कर रहे हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि इट इज मेल फीमेल, दो मेल्स का भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल, दो मेल्स कोई का भी भी हो हो सकता है कि हम सकता दो है। दोस्त हैं, हाँ दोनों जी। की आपस में कितनी जमती है, दो फीमेल्स हैं, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, या कि दोनों आपकी किसी पसंद नहीं पर्टिकुलर करते। इंसान से ही क्यों जमी, मतलब ऐसा भी हो जाता है ना कि Correct. उसी से ही क्यों। हाँ, तो वो जैसे ही कंपैटिबल पोजीशन में आएगा तो आपकी लाइकिंग बढ़ जाएगी, और जैसे ही एनिमिटी वाली साइन में, एनिमिटी हाउसेज में, जैसे 2 बार बात किया, 6 8 बात किया, तो ये एनिमी है। एक से दूसरे का 6 हो और वहीं से इसका काउंट करो तो 8 ही आना है, ये तो तय है। हाँ जी। तो ये एनिमिटी पोजीशन है। और अगर किसी का 4 10 आ जाए तो बोले कभी अच्छा कभी खराब। तो आपको ये समझना पड़ेगा, तो आपका किसी के साथ नेचुरल कनेक्शन कैसा है, और ये कनेक्शन एक्चुअली आपकी कुंडली पास्ट लाइफ कर्मा के हिसाब से बन के आई है, उसकी कुंडली भी पास्ट लाइफ कर्मा के हिसाब से बन के आई है। तो इन दोनों का पिछले जन्म में क्या कनेक्शन था। मान लीजिए इसका वीनस और इसका वीनस, और ये मैरिज की बात चल रही है, इसका वीनस दोनों आपस में 2 बार आए, एक से दूसरा सेकंड है और उससे 12वां हो गया, या 6 8 है, आप इनकी हो गई, करा दी आपने शादी, तो क्या होगा घर में? दंगे, डिस्प्यूट। डिस्प्यूट। फिर कहेंगे कोर्ट कचहरी बैठे होंगे, साहब वो कराओ। ऐसे में अगर शनि का कनेक्शन 7th हाउस से आ जाए तो वो तो करेगा डिले, तो केसेस लटकते हैं 10 साल तक, 5 साल 7 साल डिवोर्स के केसेस चल रहे हैं कोर्ट में। और अगर यही वहां शनि का रोल ना हो तो जल्दी से 6 महीने, साल, 2 साल में जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करो, फ्री हो जाओ। इट इज लाइक दिस, लाइफ इज लाइक दिस, ये सब कुछ कनेक्शन है। बिना पिछले जन्मों के कनेक्शन के आपको कोई नया इंसान नहीं मिल सकता। ये हो सकता है अगर मिला है, जो पॉसिबिलिटी है, क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में तो कभी तो मिला होगा, बिल्कुल। हाँ जी। समवेयर समथिंग हैज टू स्टार्ट ना। तो अगर इस बार कुछ नया शुरू हो रहा है तो ये मान लीजिए कि उसका आगे अच्छा या बुरा, जो भी जैसे भी आपके संबंध होंगे, वो रिजल्ट नेक्स्ट लाइफ में जाना ही जाना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके सर, ये जो ऑब्जर्वेशन और लॉजिक आपने बताया, बहुत लोगों के डाउट क्लियर होंगे कि अचानक से क्यों आपको अट्रैक्शन या डिसलाइक फील होता है, क्योंकि कई बार ये लोगों के मन में क्वेश्चन रह जाता है। तो ये वाला जैसे जो लॉजिक आपने बताया शुक्र का, स्पेशली अगर मैं बात करूं, तो ये कुंडली मिलन में भी बहुत हेल्पफुल होगा। हाँ, डेफिनेटली। ना सिर्फ कुंडली मिलान, देखिए कुंडली मिलान में तो इसको ये लगा नहीं है, क्योंकि शुक्र से शुक्र मिलाया, मंगल से मंगल मिलाया, है ना, चंद्रमा से चंद्रमा मिलाया, चंद्रमा से चंद्रमा मिलाइए, मन मिलेगा। शुक्र से शुक्र मिलाइए, नेचुरल अट्रैक्शन होगा। और मंगल से मंगल मिलाइए तो इसका मतलब आपस में जो नेचुरल अट्रैक्शन है वो एग्जीक्यूट हो पाएगा, वो एक्शन में आ जाएगा। ठीक है, मेल फीमेल रिलेशनशिप में ऐसे ही होता है। आप मान लीजिए मेल फीमेल रिलेशनशिप नहीं है, बिजनेस पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, वो भी पार्टनरशिप है। जैसे मैरिज एक पार्टनरशिप है, वैसे ही बिजनेस पार्टनरशिप भी एक पार्टनरशिप है। मैरिज में आप घर में साथ में रह रहे हैं, और बिजनेस पार्टनरशिप में या वर्क की पार्टनरशिप में आप ऑफिस में साथ में काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी वीनस को छोड़ दो, क्योंकि वीनस का वहां पे अट्रैक्शन का कोई रोल ही नहीं है, वीनस को छोड़ दो, बाकी चीजें मैच करा लो। तो बाकी चीजें मैच करिए तो कंपैटिबिलिटी। चंद्रमा से चंद्रमा मिला तो जो मैंने बोला मन में आया वो इसके मन में आया, जो मैंने बोला वो उसको समझ में आया, आपस में मन मिल गया, तो चीजें एग्जीक्यूट हो जाती हैं। तो इन बिजनेस कंपैटिबिलिटी में हालांकि कुछ और चीजें भी देखी जाती हैं, करियर कनेक्शन, काम का कनेक्शन, इसको काम सूट करता है कि नहीं करता, उसको भी सेम काम सूट करता है कि नहीं करता, इस तरह की चीजें जुड़ जाती हैं, वो स्पेसिफिक हो जाती है। बट हाँ, अगर आप खाली मैरिज से रिलेटेड बात करें, वीनस से वीनस मिलाइए, मार्स से मार्स मिलाइए, मून से मून मिलाइए, बाकी गुणों को देख लीजिएगा कि जैसे गुण मिलान होते हैं वो देख लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से प्रायोरिटी इसकी है, इसको मिला लीजिए। जिसका मन ही नहीं मिला, जिसका शुक्र से शुक्र नहीं मिला, जिसका मंगल ही नहीं मिला, तो उसके घर में तो प्रॉब्लम्स होंगी, प्रॉब्लम्स आनी ही है। सर बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को ना एक अजीब सी एक एंग्जाइटी कह लो या एक फीलिंग ऑफ अबैंडनमेंट फील होती है, जनरली जैसे ऑब्जर्व किया जाता है, और उसका कोई खास कोई पुराना बैगेज भी नहीं होता प्रेजेंट लाइफ टाइम का, और कई बार एक डर भी होता है, किसी को पानी का डर, किसी को अंधेरे का डर। तो ये जो फियर लोगों के भी अंदर होते हैं, इनका भी कनेक्शन कुछ ना कुछ हम कैरी कर रहे हैं पास्ट लाइफ से। ये जो फियर है, आपने बिल्कुल बिल्कुल स्पॉट ऑन, एक इतना ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लें, जैसे क्या होता है कि कुछ लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, हाँ जी, हाँ जी, है ना। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे केतु अगर 9th हाउस या 9th साइन में हो, ओके, तो ज़्यादा ऊंचाई भी ले जाएंगे, नीचे देखेंगे उनको थोड़ा डर लगता है, सर घूमता है, केतु का रूल है ना, तो वो उनको डराता है। इसका मतलब पास्ट लाइफ में कोई ऐसा कनेक्शन रहा होगा, ऊंचाई से गिरने की घटना, या उनका कोई अपना, या जिसकी वजह से उनको
प्रॉब्लम आया होगा, ये होता है। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, पानी का। अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है, 8th हाउस से कनेक्शन आ रहा है, तो ये हो सकता है कि पिछले जन्मों में से किसी जन्म में आपकी मौत पानी से डूब के हुई हो। ओके। तो वो जो नेगेटिव है वो तो हाईएस्ट पीक ऑफ नेगेटिविटी थी ना, बिल्कुल, कि किसी की डेथ ही हो जाना, बिल्कुल। वो तो हाईएस्ट पीक ऑफ नेगेटिविटी है ना। तो वो इस जन्म में उसका फियर बन के जन्म लेगी। ओके। जैसे किसी को ऊंचाई से, पानी से, दम घुटने से, जैसे किसी को लगता है कि मेरे को ब्रीदिंग का इशू है, कि हाँ तो इस तरह के फोबियाज होते हैं, इनको हम इसको फोबिया बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हाँ जी। तो जैसे किसी को स्पीड से, किसी अलग अलग चीजों से फोबिया होता है, तो बोले नहीं मेरे को ये नहीं करना, वरना तो सब ठीक है। कोई लोग तो पैराग्लाइडिंग भी कर ही रहे हैं, पैराशूट से भी कूद रहे हैं, डीप डाइवर्स भी हैं जो समुद्र में कितने कितने नीचे जाके काम करते हैं, उनको कोई डर नहीं लगता। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा पानी हो, 5 फीट का स्विमिंग पूल है, उसमें भी नहीं, मेरे को पानी से डर लगता है। और कोई तो आदमी 200 फीट 100 फीट नीचे चले गए हैं, वो जो डाइवर्स होते हैं, उनको डर नहीं लगता। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, तो हो सकता है उसको 4 फ्लोर में डर लग रहा है और कोई पहाड़ पे बिल्कुल हिमालय पे चढ़ के बैठना है, ऐसे लोग भी हमने देखे हैं, तो उनको डर नहीं लगता। ये है पिछले जन्मों की स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो इसमें प्राइमरीली स्ट्रेंथ का रोल तो है ही, वो तो प्लैनेट दे गई। वीकनेस जो है वो उस प्लैनेट से देता है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा खराब है तो पानी का डर होगा, केतु मैंने आपको हाइट का वो बताई दिया। इस तरह से आपको पकड़ना पड़ेगा कि कुंडली में क्या बताता है कि पिछले जन्मों में उससे रिलेटेड बुरी घटनाएं, उससे रिलेटेड इतनी नेगेटिव फीलिंग आपके पास थी एट द टाइम ऑफ डेथ कह लो या पहले कह लो, वो इस जन्म में आत्मा उसको अभी कैरी ही कर रही है। आपको अलग ही नहीं पता है कि पिछले जन्म में मैं कैसे मरा था या कैसे डेथ हुई थी, ये नहीं पता होता किसी को नहीं पता। हाँ। वो नहीं पता, इसीलिए सुख चैन है। हाँ, अगर पता पड़ जाए कि पिछले जन्म में मेरे साथ किसने अच्छा किया, किसने खराब किया, तो आप मान लीजिए आधी दुनिया तो वॉर में ही रहेगी हमेशा। क्योंकि पिछले जन्म में तेरे से तूने मुझसे 100 रुपए उधार लिए थे, अब ये 200 साल पहले, 100 साल पहले, तो 100 रुपए का तो करोड़ों का वैल्यू हो गया ना आज का। इस जन्म में उसे जीने नहीं देगा, मेरे पैसे दे। वो कहेगा मुझे याद नहीं, तो ये झगड़े का कारण होगा। पिछले जन्म में किसी ने किसी का मर्डर कर दिया था, इस जन्म में ये पूरी कोशिश करेगा तूने पिछली बार मारा था, मैं तेरे को मार दूं। वो राइट हमें एक्चुअली भगवान ने आई थिंक दिया ही नहीं है, वो दिया ही नहीं है, वो कृष्ण जी ने यही बताया है माया। और ये खेल है राहु केतु का। राहु है पर्दा, तो एक जन्म से दूसरे जन्म पे जाते वक्त राहु केतु का सबसे बड़ा रोल है। केतु ने सारे इवेंट कैप्चर करके रखे हुए अपने पास, सारी उसकी मेमोरी में है। राहु का काम है पर्दा डालना। तो बोला पिछली लाइफ खत्म, पर्दा डाल दिया, केतु महाराज आपसे शुरू करेंगे, आप इसको शुरू करें। तो पिछले जन्म का एंड कट, जैसे अब कोई जैसे वीडियो शूट होता है मतलब कट, मूवीज होती है कट, बोले यहाँ तक खत्म, ये एक शूट खत्म, ये एक रील खत्म, या ये एक सीन खत्म, उसके बाद अगला सीन शुरू होता है ना। तो वो अगला सीन का स्टार्ट पॉइंट इज केतु, इसलिए केतु एरीज राशि का पहला नक्षत्र केतु है। क्या कहता है? पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा के हिसाब से। दूसरा नक्षत्र शुक्र का भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र का सिंबल है फीमेल प्राइवेट पार्ट्स। इसका मतलब क्या है कि मां चाहिए, और उसका कौन सा पर्टिकुलर पार्ट चाहिए जिसकी वजह से कंसीव कर पाए। उसके बाद सूर्य का नक्षत्र, उस नक्षत्र का काम क्या है? कटर, कैंची है ना, कट करना है, नाइफ है वो, तो यानी कृतिका। तो जब तक मां से डिस्कनेक्ट नहीं होगा तब तक इंडिपेंडेंट लाइफ में नहीं आएगा। नक्षत्रों का सीक्वेंस भी ये बता रहा है। और ठीक उसके बाद क्या चाहिए होता है? रोहिणी नक्षत्र, माँ का लव, माँ का मिल्क, जो बच्चे के लिए फर्स्ट फूड होता है ताकि आप सर्वाइव कर पाए। इसलिए चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में एक्सॉल्टेड होता है। तो आप देखिए पूरा सीक्वेंस है। उसके बाद क्या आएगा? मंगल, पावर। उसके बाद क्या आएगा? राहु का नक्षत्र, शरारतें, क्रिएटिविटी। उसके बाद आएगा जुपिटर का नक्षत्र, पढ़ाई। और फिर पीछे आएगा शनि, करियर, और बुध है सारी इच्छाएं पूरी करिए। ब्यूटीफुल। तो दिस इज द सिस्टम। ऐसे ही चल रहे हैं। इसी के हिसाब से आपका कर्मा, आपका सब डिसाइड होता है। इसलिए सब कुछ पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, और उसी के हिसाब से हमारे को कुंडली में प्लैनेट्स मिले हैं। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी सर मेरे को भी मिली एंड व्यूअर्स को भी डेफिनेटली मिली होगी। अमेजिंग तरीके से आपने समझाया है सर। अब आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि कुछ ना कुछ तो ऐसी स्पेसिफिक बर्थ चार्ट में प्लेसमेंट्स होती होंगी, या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर हाउस या राशि होती होगी जो जिसका ज़्यादा रोल है पास्ट लाइफ में,
जैसे कि फॉर एग्जांपल 6th हाउस का, जैसे आपने पहले हमें बताया हुआ है कि 6th हाउस का कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए 6th हाउस वैसे तो पास्ट लाइफ एंडिंग कर्मा में सारे 12 घरों का रोल है, सब 12 घरों का, 5वां का भी है, 9th का भी है, मेरे को ऐसा फादर ऐसा लक क्यों मिला 9th है, मेरे को ऐसी संतान क्यों मिली 5th है, मुझे ऐसी माँ क्यों मिली 4th है, मुझे ऐसे फादर क्यों मिला 9th है, मुझे ऐसा पूरा फैमिली पक्ष क्यों मिला 2nd हाउस है, ससुराल क्यों मिला 8th हाउस है, वाइफ या हस्बैंड कैसा मिला 7th हाउस है। ठीक है, ऐसे सारे 12 घरों का रोल पास्ट लाइफ से कनेक्शन है, सारे नक्षत्रों का, सारे प्लैनेट्स का, सब मिले हुए हैं, ये सब मिलके एक साथ काम करते हैं और सब हमारे साथ खेल रहे होते हैं। एक्चुअली वी ऑल आर पपेट्स एंड समवन इज प्लेइंग, और ये इतनी सारी टीम है, ये हमारे साथ खेल रही है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जब आप ये समझ जाएंगे तब आपको लगेगा कि इनके हिसाब से अलाइन हो जाइए, ठीक रहेंगे। तो 6th हाउस कितना है? रोग, रिपु, ऋण, कंपटीशन, डिजीजेस, है ना, लाइफ में आने वाले चैलेंजेस, है ना, अचानक होने वाली घटनाएं, लेकिन उसमें आपके शरीर को नुकसान ना हो। जैसे एक्सीडेंट हुआ तो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं हुआ, कार खराब हो गई, नो प्रॉब्लम, दैट इज 6th हाउस। लेकिन अगर खुद को चोटें आ गई, हॉस्पिटल भर्ती हो गए, तो 8th हाउस का रोल है। तो ये पता होना चाहिए। 6th हाउस है सेवा का, 6th हाउस है नौकरी का। नौकरी क्या है? किसी की गुलामी तो है, बॉस ने इंस्ट्रक्शन दिया, बोले ये करो, यस सर, ये करो, यस सर, ये करो, यस सर। समवन, यू आर टेकिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम समवन एल्स and executing and always saying yes sir, done sir, बॉस जॉब डन सर, है ना, सर मुझे प्लीज प्रमोशन दे दीजिए। छठा कर क्या है? मैंने बहुत अच्छा काम किया, मुझे प्रमोशन दे दीजिए। बॉस कह रहा नो नो, नेक्स्ट ईयर, नॉट दिस टाइम, समवन एल्स हैज गुड डन अ वेरी एक्सीलेंट फैंटास्टिक जॉब, है ना, तो उसको दूंगा, तो मैं नहीं दूंगा। ऐसा होता है ना, ये तो कॉर्पोरेट लाइफ में कॉमन बात है। तो वो 6th हाउस है सेवा का या नौकरी का, या यूं कहिए गुलामी का, कुछ भी कहिए, 6th हाउस हुआ। तो 6th हाउस में बैठा कोई भी प्लैनेट आपको पिछले जन्मों का हिसाब सेवा करके चुकाना ही है, ये दिखा रहा है। ओके। जो प्लैनेट बैठा है 6th हाउस में, उस प्लैनेट से रिलेटेड आपको उसकी सेवा करनी ही होगी, तब तक वो छोड़ेगा नहीं। क्योंकि आप पिछले जन्मों में जो भी गलत काम करके आए हैं, वो आपको सेवा के रूप में चुकाना है। अच्छा, ठीक, समझ गए? समझ गई, हाँ जी। मान लीजिए किसी के 6th हाउस में जुपिटर है, अब इन प्लैनेट लगा के देख लेते हैं। 6th हाउस में जुपिटर है, तो क्या करें? धर्म की सेवा करिए। सूर्य बैठा है, फादर की सेवा करिए, है ना, सरकार की सेवा करिए। यानी आप अगर तो टैक्स वैक्स टाइम पे दीजिए। सेवा करने के लिए मतलब ये नहीं है कि नारे लगाइए सर बॉस हमारा नेता कैसा बोले जब तक सूरज चांद रहेगा, मैं वो बातें नहीं कर रहा हूँ। देयर इज नो पॉलिटिकल डिस्कशन। द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज आप टैक्स एटलीस्ट टाइम पे चुका दीजिए, उसमें चोरी ना करिए, है ना। तो चंद्रमा आ गया, अच्छा सूर्य आ गया तो फादर की सेवा करिए। चंद्रमा आ गया, माँ की सेवा करिए। चंद्रमा क्या है? कॉमन मैन भी है, सेवा का भी है ना, उसकी सेवा करिए। आप गया, मंगल आ गया, बहन भाइयों की सेवा करिए, ठीक है। और मंगल के जो जो रिप्रेजेंटेटिव चीजें उसकी सेवा करिए। हर एक प्लैनेट से रिलेटेड एनिमल्स भी होते हैं, बर्ड्स भी होते हैं, उनकी भी सेवा की जाती है ना। जैसे शनि आ गया तो शनि से रिलेटेड के जो अपने से नीचे लेबर हैं, मजदूर क्लास हैं, जो बेचारे गरीब हैं, पीड़ित हैं, असहाय लोग हैं, उनकी सेवा करिए। उनके लिए अब सेवा करने का मतलब ये नहीं है खाना ही खिला दीजिए, हाँ जी, उनसे प्यार से बात कर लीजिए, तो वो आपका वो सेवा में शामिल होता जाएगा ग्रेजुअली। छठा घर इज ए डिफिकल्ट हाउस, 6, 8, 12, ये 6, 8, 12 ये हाउस और ये राशि सब डिफिकल्ट है। इसमें जो आया वो सेवा कराए बगैर नहीं छोड़ेगा, चाहे 6th हाउस ले लीजिए या 6th साइन ले लीजिए। तो अगर आपकी कुंडली में 6th साइन में कोई प्लैनेट है, इसकी सेवा करनी ही पड़ेगी। 6th हाउस में सेवा करनी ही पड़ेगी, सेवा से ही मुक्ति मिलेगी, मिल नहीं सकती, क्योंकि 6th हाउस तो सेवा का है। मान लीजिए राहु आ गया तो आपको राहु के जो जो रिप्रेजेंटेटिव है उसकी सेवा करनी पड़ेगी। हालांकि राहु 6th हाउस का सेवा ज्यादा करवाता नहीं है, ये तो कंपटीशन किलर है, ये बहुत अच्छा माना गया, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ तो राहु से रिलेटेड चीजों की सेवा करनी पड़ेगी। मेरा अपना मानना ये है कि अगर राहु 6th हाउस में हो, मछलियों की सेवा जरूर करें, मछलियों को खाना खाने के लिए दें। केतु होता है कुत्ता, राहु होता है ससुराल, तो ससुराल पक्ष की सेवा करिए। अब वो चाहे मेल चार्ट हो चाहे फीमेल चार्ट हो, जिसका भी हो, अपने ससुराल को रेस्पेक्ट दें, ये इम्पोर्टेंट है, वरना ये राहु खराब हो जाएगा। 6th हाउस का राहु राजयोग कारक होता है। हाँ जी।
है ना। राहु जहाँ काफी बैठेगा अच्छी वहाँ placements, डिस्ट्रक्शन हाँ जी, करेगा। हाँ जी। छठा घर क्या है, रोग, रिपो, ऋण यानी लोन्स, बीमारियां। राहु तो किलर है ना, तो राहु को पावर देते चलिए थ्रू सेवा, वो आपकी मुसीबतों को अपने आप सेटल Reduce करता जाएगा। करेगा। छठा घर बेसिकली मुसीबतें हैं। 6th हाउस 6th साइन इज मुसीबत, मुसीबत। ठीक है। और केतु मैंने आपको कुत्ता बता दिया, तो ये सारा देख लीजिए। खाली यही नहीं होगा, 6th साइन में भी जो बैठा है उसको भी देख लीजिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, किसी के ना 6th हाउस में कोई है ना 6th साइन में कहीं यही है, में आने ये भी तो वाली थी, हाँ जी। 6th हाउस में जो राशि है उसका लॉर्ड जहां जाके बैठा है उसकी सेवा करनी है। ओके। यानी मान लीजिए किसी के 6th हाउस में है एरीज राशि, तो मंगल कुंडली में जहां जाके बैठा है वहाँ पे उसकी सेवा, उस रिश्तेदार की सेवा, उसके सिग्निफिकेशन की सेवा। समझ में आ गया? हाँ जी, हाँ जी। जैसे मान लीजिए 6th हाउस में बैठ गया जुपिटर, तो जुपिटर जिन राशियों का मालिक है, 9th का और 12th का, हाँ। वो राशियां कुंडली में जहां पड़ी, आपको उससे रिलेटेड सेवा करनी ही पड़ेगी। जब तक नहीं करेंगे आपको छोड़ेगा नहीं वो, जिंदगी में कुछ ना कुछ परेशानियां लेगा। जैसे मान लीजिए वीनस आया, तो वीनस अगर आपका 6th लॉर्ड है, मान लीजिए वो जाके 9th हाउस में बैठ गया, 6th लॉर्ड इन 9th हाउस, तो आपको धर्म की सेवा करनी ही पड़ेगी, आप बच नहीं सकते, आपको धार्मिक बनना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है जब तक ये नहीं करोगे। क्योंकि वो अपनी सारी नेगेटिविटी उठा के कहां ले गया, 9th हाउस में, 9th हाउस ऑफ लक, 9th हाउस ऑफ फादर, उसको इफेक्ट करेगा, 9th हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, हाँ उसको इफेक्ट करेगा। तो यानी अगर 6th लॉर्ड इन 9th हाउस पिछले जन्मों में फादर और धर्म से रिलेटेड कामों का पेंडिंग कर्मा है, चुकाना ही पड़ेगा। जब तक नहीं चुकाओगे किस्मत साथ नहीं देगी। 6th लॉर्ड 9th हाउस में, तो 6th लॉर्ड किसका है, एफर्ट का, परेशानी का, तकलीफों का। तो ये तकलीफें आपको कहां मिल रही हैं, बोले किस्मत में, सेवा कर और मैं वाले। यही तो थीम है, बिल्कुल, हाँ जी। बिल्कुल सिंपल है। हाँ जी। तो हमारी ऑडियंस में कोई भी उठा के देखे 6th हाउस में कोई राशि तो होगी। हाँ जी, सब अपनी अपनी देख के एटलीस्ट इतनी चीज़ें तो अंडरस्टैंड कर ही सकते हैं कि बेसिक कि वो कहाँ पे चेंजेस लेके आए। सर अब अगर ये सारी चीज़ें हैं कि पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा का इतना मेजर प्रोमिनेंट रोल होता है, तो क्या मैं ये समझ सकती हूँ कि हम कुछ नहीं बदल सकते? मतलब जो डेस्टिनी में एक बार लिख दिया गया है वो एज इट इज़ है, या फिर कुछ चेंजेस हम ला सकते हैं, या सब कुछ एक्चुअली कार्मिकली फिक्स्ड है पहले से ही? हम चेंजेस ला सकते हैं। देखिए क्या होता है, वैसे मेरा नॉर्मली मानना ये है कि हम कठपुतली हैं, तो 100 में से 90% लोग, तो आप ये 90% तो मान ही लीजिए कठपुतली हैं। जो चेंजेस ला सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 10% लोग हैं। ज़्यादा लोग चेंजेस ला नहीं पाएंगे, ला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उस माइंडसेट के हैं ही नहीं। पहले वो माइंडसेट भी तो होना चाहिए टू अंडरस्टैंड क्या गलत किया, क्या पेंडिंग था जिसको मुझे रीपे करना है, ताकि मेरा नेक्स्ट लाइफ ज़्यादा अच्छा हो। उसके लिए आपकी कुंडली में जुपिटर अच्छा होना चाहिए, राहु केतु अच्छे होने चाहिए। केतु भी तो स्पिरिचुअलिटी है ना, तो वो बताएगा कि आप गलत क्या करके आए हो। देखिए आप एक बात समझ लीजिए, जब तक जानोगे नहीं तब तक मानोगे नहीं, जब तक मानोगे नहीं तब तक करेक्ट करोगे नहीं, ये तो सीधा रूल है। हाँ जी। तो पहले ये जानिए क्या पेंडिंग है, फिर उसको मानिए और उसके हिसाब से कर्म करके उसको रीपे कर दीजिए। देखिए जब तक 0-0 नहीं होगा, यानी गुड एंड बैड डीड जब तक 0 नहीं होगी, तो गुड को तो छोड़ दीजिए, बैड को 0 करते चलिए। दो फायदे, गुड तो अपने आप ही एग्जीक्यूट होती जा रही है, बिल्कुल वो तो अपने आप ही अच्छा आया खत्म, अच्छा आया खत्म, ये वाला अच्छा आया, आपको कुछ किसी ने देना है, उसने दिया, उसका कर्म खत्म, तो वो तो अपना कर ही लेगा। आप जो बैड है अपना वो खत्म कर दो, चुका जाओ, वो अपने लेवल पे, जो आप वो अपने लेवल पे। अब जैसे 6th लॉर्ड जहां जाके बैठा, आप उसको उसकी सेवा कर दीजिए, है ना। 6th, यही रूल 6th साइन के लिए भी लगा लीजिए। 6 नंबर राशि का लॉर्ड कौन है, बुध। कुंडली में जहां बुध बैठा वहां से रिलेटेड पेंडिंग कर्मा है, चुकाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो बैठेगा ही, और 6th राशि का मालिक तो है ही वो। तो 6th राशि वहां, और बाई चांस मरकरी तो 3 नंबर राशि का भी मालिक है, 3 नंबर राशि एफर्ट है, तो 3 और 6 का मालिक जहां जाके बैठा, 3 का अपना एक पेंडिंग कर्मा है, वो अपन कभी और बात करेंगे, लेकिन 6th का अपना पेंडिंग कर्मा है। देखिए छठे घर की बात कर रहा हूँ, काल पुरुष कुंडली में तो मरकरी 6th लॉर्ड है, बिल्कुल, हाँ जी। तो मरकरी तो सबसे बड़ा पेंडिंग करने वाला है। मरकरी हो गया, मार्स हो गया स्कॉर्पियो राशि, जुपिटर हो गया 12 नंबर राशि, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये तो सीधा सीधा ही है। तो जब
मरकरी जहां बैठा वहां से रिलेटेड life. पेंडिंग कर्मा है, पास्ट लाइफ, और जहां से रिलेटेड आपको सेवा करनी ही पड़ेगी। दूसरा, जहां मरकरी बैठा उससे 5वां घर देख लो। कुंडली में जहां मरकरी बैठा है उससे 5वां घर देख लो, उससे रिलेटेड भी आपको सेवा करनी पड़ेगी। अगर वो ऐसी जगह पड़ गया, वहां वो है, वहां पे होगा फ्लक्चुएशन। हाँ, फ्लक्चुएशन लाइफ में उस एरिया में फ्लक्चुएशन होगा ही होगा। ओके। जैसे मान लीजिए किसी का मरकरी बैठा है 5th हाउस में, तो 5th से 5th क्या हुआ, 9th हाउस, तो स्पिरिचुअलिटी, किस्मत बार बार फ्लक्चुएट करेगी। अच्छा। एकदम स्टेबल नहीं होगी वहां। मरकरी क्या है, मरकरी स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है। कभी साल में 3 बार तो रेट्रोग्रेड हो जाता है, इतनी तेज चलता है, कभी धीरे चलता है, कभी तेज चलता है, फास्ट, है ना। और मरकरी कम्युनिकेशन का, नॉलेज का, सेवा का, इन सब का प्लैनेट है। तो 5वां जाएगा तो वो, और मूड डिपेंडेंट है, इंटेलेक्चुअल मरकरी से ही बनते हैं। अच्छा मरकरी इंटेलेक्चुअल बनाता है, लर्निंग स्किल्स देता है, मैथमेटिक्स अच्छी होता है, लॉजिक रीजनिंग अच्छी होता है, लेकिन अगर जरा सा भी खराब हो ये सब खराब कर देगा। तो मरकरी से 5वां, वहां पे फ्लक्चुएशन होना ही है। जैसे चंद्रमा जहां बैठा है, चंद्रमा क्या है, हर रोज बदलता है। तिथियां तो चंद्रमा डिपेंडेंट है, एकम, द्वितीयम, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, है ना, ये सारी। फिर एकदम कभी फुल हो गया, फिर अमावस होगी, तो कंटिन्यूस फ्लक्चुएशन मोड में ना। कुंडली में जहां चंद्रमा बैठा है वहां पे फ्लक्चुएशन होगा ही। जहां बुध बैठा है उससे 5वें घर में फ्लक्चुएशन हो गई। अब 5वां क्यों, बुध क्या है, बुद्धि, और कुंडली में 5वां घर क्या है, बुद्धि, मन, बुद्धि, तो वो तो फ्लक्चुएटिंग है। इसीलिए बुद्धि में तो कभी कोई ख्याल आता है, कभी कोई ख्याल आता है, कभी कोई ख्याल आता है। इसका मतलब स्टेबल नहीं है, दिमाग स्टेबल नहीं है, कंटिन्यूस कोई ना कोई थॉट, कोई ना कोई चलता रहता है। वही चीज आप एक्सपीरियंस करेंगे जहां बुध बैठा उससे 5वें में। तो वहां पर, इसलिए वहां से रिलेटेड थॉट्स, वहां से रिलेटेड आइडियाज, वहां से रिलेटेड कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। बुध जहाँ बैठा है उससे 5वें घर का जो भी, जैसे सपोज 9th हाउस है, आपने जैसे एग्जांपल दिया, तो फादर का नेचर भी वैसा हो सकता है। हाँ, नेचर भी हो सकता है, उनका थॉट भी उनका हो सकता है, उससे रिलेटेड करियर भी हो सकता है ना। मरकरी का रोल करियर से भी रिलेटेड आता है, और थोड़ा सा संपत्ति से भी रिलेटेड आता है, थोड़ा सा वेल्थ में उसका रोल है। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ संपत्ति, यानी फिक्स्ड एसेट, उससे रिलेटेड भी आता है। मरकरी को बहुत बड़ा सिग्निफिकेटर है मरकरी का। तो मरकरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। हालांकि सारे इंपॉर्टेंट है, बट मरकरी आपके माइंड सेट, थॉट प्रोसेस, इन सब से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर, अब मेरा ख्याल है अगर किसी के भी जीवन में रिपीटेटिव पैटर्न्स होंगे तो वो ये नहीं पूछेगा कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, वो अपने आप से ये भी पूछेगा कि मुझे उसको बदलने के लिए एक्चुअली करना क्या चाहिए। तो थैंक यू आपका इस इतने अमेजिंग और एक हॉट टॉपिक पे इतने अच्छे तरीके से बात करने के लिए, एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सर। अगर आज का डिस्कशन आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। किसी भी प्रकार का आपके मन में कोई डाउट, कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।